Hi, myself Rajnish Kumar Srivastava, your mentor, your guide, director of Pathfinder classes, and that is one of the best coaching center in the field of mathematics, that is in the higher mathematics in India. लास्ट सेशन में हमने आपको एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ वीडियोज, कुछ लेक्चर्स आपको हमने डाला था, कुछ क्लासेस हमने ली थी। आज हम कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट जैसे आपका लीनियर अलजेब्रा का कि सब स्पेस कैसे पता करते हैं, डायरेक्ट ओची बताने की कोशिश करेंगे। फिर आपका डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टकट में कैसे इसको हम निकालते हैं, और CSC में भी इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉपर वे में। तो आज का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम सब स्पेस हम लेके चलते हैं कि सब स्पेस कैसे, कोई भी अगर फंक्शन या कोई भी स्पेस, सब स्पेस, कोई भी वेक्टर स्पेस दिया हुआ है या कोई भी सेट दिया, हमको बताना है कि सब स्पेस है कि नहीं है। तो एक लाइन में अगर हमें बताना हो सब स्पेस कैसे है कि नहीं है, तो हम आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज का, राइट। तो सब स्पेस अगर बात डेफिनेशन की करें तो सिंपल, पहले वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस का एक पार्ट दैट इज द सब स्पेस। लेट W बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V over F, then W is called a subspace of V over F if W is itself a vector space with respect to same composition of V, and it's called the subspace of V, right? मतलब अगर आपका V कोई वेक्टर स्पेस है, this is the V over F, and this W that is the subset, नॉन एम्प्टी सबसेट। एक पेपर में आपका या डेफिनेशन में आप मेंशन कर सकते हो, नॉन एम्प्टी मेंशन कर सकते हो, सबसेट भी मेंशन कर सकते हो। अगर सबसेट मेंशन करते हो तो आपको नॉन एम्प्टी दिखाना जरूरी पड़ेगा, और अगर आप नॉन एम्प्टी लिखते हो स्टार्टिंग से कि W भी है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, तो आपको नॉन एम्प्टी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F एंड लेट W बी अ सबसेट of V, then W is called subspace of V if W is a vector space itself with respect to same composition of V। अगर हम इस तरह से इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम ये होगी कि वेक्टर स्पेस की जो 10 प्रॉपर्टीज होते हैं, वेक्टर स्पेस दैट इज इट इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, एंड पॉइंट नंबर 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन की बात करते हैं तो 5 प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगा, 5 प्रॉपर्टी वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो तो 5 प्रॉपर्टी उसके अंदर होता है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। सबसे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि जनरली हमने नहीं देखा है कहीं पे भी किसी को बताते हुए, कि व्हाट्स कॉल्ड वेक्टर स्पेस। हम वेक्टर तो लगाते नहीं हैं, बोलते वेक्टर स्पेस हैं, लगाते वेक्टर तो है नहीं। अगर वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर लगाना चाहिए हमको, जैसे आपका दिस इज द ए वेक्टर, लेकिन हमने इसमें कहीं पे भी आपका वेक्टर का सिंबल यूज नहीं करते और हम इसको वेक्टर स्पेस बोलते हैं। व्हाई इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस? बिकॉज ये वेक्टर स्पेस जो है वेक्टर का जो कंडीशन होता है उसको सेटिस्फाई करता है। जैसे दो वेक्टर का सम वेक्टर होता है, किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी वेक्टर होता है। तो इसीलिए यहां पे भी अगर V ओवर F करते हैं तो V के एलिमेंट को वेक्टर बोलते हैं, F के एलिमेंट को हम स्केलर बोलते हैं। न तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, न तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। वी जस्ट यूज द टर्मिनोलॉजी, हम सिर्फ यूज करते हैं। बिकॉज कि आप अगर देखे होंगे डेफिनेशन के अंदर, आपने पढ़ा होगा, आपने इसे ध्यान दिया होगा कि V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, V डॉट इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप। कभी हम ये नहीं लिखते हैं कि V डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप। नो, V प्लस इज अबेलियन ग्रुप बिकॉज दो वेक्टर का सम वेक्टर होता है, लेकिन दो वेक्टर का डॉट कर देंगे तो स्केलर हो जाएगा। तो V के एलिमेंट में जब किसी फील्ड के एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करते हैं तो न्यू एलिमेंट V का होता है। जैसे जब किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू एलिमेंट वेक्टर का होता है। ऐसे ही जब किसी V के एलिमेंट में किसी F के एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करते हैं तो न्यू एलिमेंट भी V का ही होता है। इसीलिए हम V के एलिमेंट को वेक्टर बोल देते हैं और फील्ड के एलिमेंट को स्केलर बोल देते हैं, क्योंकि ये वेक्टर और स्केलर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, उसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। इसलिए एक
एक के एलिमेंट को वेक्टर बोलते हैं और एक के एलिमेंट को हम स्केलर बोलते हैं। नो तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, नो तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। वी जस्ट यूज द terminology, that is the element of v is called vector and the element of f is called scalar, because the sum of two vector is vector बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर। जाना कहां चाहिए? v में जाना चाहिए। तो जब भी v के किसी एलिमेंट का f के साथ कंपैरिजन करते हैं तो न्यू एलिमेंट हमेशा v का होता है, इसलिए v प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप डिफाइन करते हैं। अन्य स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वेक्टर होता है। तो ऐसे ही जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आते हैं और जब किसी v के एलिमेंट में f के एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करते हैं तो न्यू एलिमेंट भी v का ही होता है, कहीं भी f का नहीं होता है। इसलिए v के एलिमेंट को वेक्टर और f के एलिमेंट को स्केलर करते हैं। दैट्स इट। ये तो जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाई इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, ये आपका कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम किसी सब स्पेस को भी अगर हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करें तो हमको 10 प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी ये करना पड़ेगा अंडर एडिशन और अंडर इस मल्टीप्लिकेशन। काफी लेंथी प्रोसेस होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा 1 स्टेप सब स्पेस टेस्ट, 2 स्टेप सब स्पेस टेस्ट एंड दैट इज द फाइनाइट सब स्पेस टेस्ट, राइट? ठीक है। तो 1 स्टेप सब स्पेस टेस्ट एंड 2 स्टेप सब स्पेस टेस्ट। तो व्हाट क्या होता है? ये होता है कि अगर W कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट का न कहकर हम ये कह दें कि W बी एनी सबसेट ऑफ V, ठीक है, इफ एंड ओनली देन W इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V। इफ एंड ओनली इफ मतलब पॉइंट नंबर 1 कि 0 W के अंदर आ जाए। पॉइंट नंबर 2, अगर x और y W का एलिमेंट है तो दिस इंप्लाइज x प्लस y भी W का एलिमेंट हो जाए। पॉइंट नंबर 3, अगर x W का एलिमेंट है और अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, f का एलिमेंट है, तो अल्फा x भी W का एलिमेंट आ जाए। दिस इज कॉल्ड 2 स्टेप सब स्पेस टेस्ट, राइट? हम इससे अगर W भी सबसेट दिया है, नॉन एम्प्टी नहीं दिया है, तो सबसे पहले कौन सा लाएंगे? 0 लाएंगे। आइडेंटिटी को लेकर आते हैं, दिस आइडेंटिटी अंडर एडिशन, राइट? तो हम ये चीज प्रूव, दिस इज कॉल्ड 2 स्टेप, मतलब 2 पॉइंट के फॉर्म होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको 2 स्टेप। आप क्या करो, 2 स्टेप नहीं करके आप 1 स्टेप में ही कर लो इसको। 1 स्टेप सब स्पेस टेस्ट, 1 स्टेप सब स्पेस टेस्ट। 1 स्टेप सब स्पेस टेस्ट मतलब लेट W be a subset of V, then W is called subspace of V over F if and only if point number 1 that is 0 belongs to W। अगर यही चीज पहले से आपको अगर नॉन एम्प्टी दे दिया हुआ है तो आपको ये चीज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन एम्प्टी नहीं दिया है, W भी सब स्पेस ऑफ V अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको नॉन एम्प्टी प्रूफ करना कंपलसरी है। और अगर नॉन एम्प्टी प्रूफ करेंगे तो क्या लेंगे? सबसे पहले 0 को आप लेके आएंगे उसके अंदर। पॉइंट नंबर 2, x comma y belongs to W and alpha comma beta belongs to F. This implies alpha x plus beta y belongs to W. दिस इज कॉल्ड 1 स्टेप सब स्पेस टेस्ट। 1 स्टेप मतलब आप देखोगे कि एक ही स्टेप में आ गया, तो इससे हम ये भी इस वाले से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अगर एक क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव टारगेट फॉर द IIT जैम और जितने भी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स एग्जाम होते हैं वो तो सीधे हो गया रिजल्ट। लेकिन अगर CSC में आता है तो क्वेश्चन ये ऐसे आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव 1 स्टेप सब स्पेस टेस्ट या स्टेट 1 स्टेप सब स्पेस टेस्ट and 2 step subspace state and prove any one of them and also prove that 1 step subspace test by 2 step subspace test। 1 से आप 2 को प्रूव करो। ये पूरा हम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए, ये हमने डिफाइन कर लिया। तो दिस इज। अब अगर इसी को अगर हम फ्राइडबर्ग की बुक की बात करें, लील अलजेब्रा बाय फ्राइडबर्ग से बात करें, तो वो जो डेफिनेशन मेंशन करते हैं वो ये मेंशन करते हैं कि पॉइंट नंबर 1 इज 0 बिलोंग्स टू W and point number 2 x comma y belongs to W, alpha belongs to F. This implies अल्फा एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू W, क्योंकि बीटा को हमने क्या कर दिया 1, और बीटा क्या है? F का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, तो बीटा फील्ड का एलिमेंट में 1 रिप्लेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका फील्ड है तो इट इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन
एंड अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन दोनों होता है, तो जो इसकी आइडेंटिटी होती है 0 भी होती है 1 भी होती है, मतलब 1 भी फील्ड का एलिमेंट होता है, एफ का एलिमेंट होता है, तो आप बीटा को 1 से रिप्लेस कर सकते हो। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस इन फ्राइडबर्ग, लीनियर अलजेब्रा बाय फ्राइडबर्ग की बुक के अंदर ये डेफिनेशन है। तो आप एक जरूरी नहीं है कि कौन सा डेफिनेशन यूज करना है, आप तीनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज करके आप इसको सॉल्व कर दो, लेकिन जो मुझे बताना है आप लोगों को, मुझे बताना है, ठीक है, मुझे बताना है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस चीज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप लोग, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे जो ट्रिक हैं, वो मैं चाह रहा हूं आप सभी लोगों के पास पहुंचे, जिससे कि आप अगर पढ़े हुए हैं अपने से भी खुद, तो जो कुछ चीज़ें जो आप मिस किए हुए हैं वो आपको मेरे थ्रू पता चल जाए। और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स में बताने की कोशिश करूँ, जिससे कि आपका सब्जेक्टिव हो, यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, सीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का हो, वो चाहे आप जैम दे रहे हैं हो, चाहे नेट जेआरएफ दे रहे हैं हो, चाहे जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव दे रहे हैं हायर मैथमेटिक्स का, वो आपका बिल्कुल कहीं पे भी आपका फंडा खराब नहीं हो, फंडा आपका बिल्कुल क्लियर हो, फंडा ऐसा ना हो कि ना आता रहे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आता है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई ऑब्स्टेकल होगा जो आपके सिलेक्शन होने में रुकावट पैदा करे, नहीं हो सकता कभी भी। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आप लोगों को, और शॉर्टकट में और लॉन्ग कट में, लेकिन हाउ टू एक्सप्लेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कैसे लिखना है क्वेश्चन को, अगर सीएससी का पेपर देते हैं तो कैसे उसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि मार्किंग जब तक आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, और जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से आता है ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो आप दोनों पे ध्यान दीजिएगा, और मेरे साथ हमेशा जब भी मेरा कोई भी आप लेक्चर देखते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट जब करते हैं तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी ट्रिक के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो इसलिए हमेशा लास्ट बने रहिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को मेरा लेक्चर देखने में। ऐसा नहीं है कि आप बोरिंग होगा, नहीं, क्योंकि हम ट्रिक वाइज चलते हैं और कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं, और छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स टाइप का देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग हो जाए, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाए, और सब्जेक्टिव में तो बिल्कुल बिल्कुल कैसे लिखना है वो हम आपको बताएंगे अभी 2-4 लेक्चर के बाद, बढ़िया में कैसे सीएससी में लिखा जाता है मैथमेटिक्स, राइट। तो ये हो गया। अब जैसे हम क्वेश्चन देते हैं कि अब आपका आएगा सब स्पेस, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब आता है सब स्पेस 3 का ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और यही सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब स्पेस इन आर। तो पहला आता है पॉइंट कि सब स्पेस इन आर, आर के सिर्फ 2 सब स्पेस होते हैं। सब स्पेस इन आर मींस आर के सिर्फ 2 सब स्पेस होते हैं, वन इज आर इटसेल्फ और वन इज 0, दैट इज कॉल्ड द ट्रिवियल सब स्पेस, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सब स्पेस या इम्प्रॉपर सब स्पेस। तो आर के सिर्फ 2 सब स्पेस होते हैं, कौन कौन से, दैट इज वन इज 0 एंड वन इज आर इटसेल्फ, दिस इज, दैट इज 2 सब स्पेसेस, दिस इज 2 सब स्पेसेस, आर सब स्पेस। फिर आता है पॉइंट नंबर 2, सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। यहां से आपका क्वेश्चन होता है बिल्कुल सब स्पेस इन आर स्क्वायर या सब स्पेस इन आर क्यूब। आर स्क्वायर के 3 सब स्पेसेस होते हैं। अगर आर स्क्वायर में कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई सबसेट दिया हुआ है W, दैट इज x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट x + y = 1, सो एंड सो, इस टाइप का एक्स वाई प्लेन के अंदर दिया हुआ है, पूछा हुआ है सब स्पेस है कि नहीं है, तो इसकी 3 सब स्पेस होते हैं। पहला W = दिस आइडेंटिटी, सेकेंड आर स्क्वायर इटसेल्फ, एंड थर्ड इज दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आता है और सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आता है। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे, एनी लाइन, एक्स वाई प्लेन में है तो क्या आएगा आपका लाइन, एनी लाइन which passes through origin, any line which passes through origin is a subspace of R square। कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करता है तो वो सब स्पेस होगा, और अगर ओरिजिन से पास नहीं करता है तो वो सब स्पेस नहीं होगा।
क्योंकि अगर ओरिजिन से पास नहीं करता है तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, 0 0 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सिंपल फंडा, अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन इज अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर, बट इफ द लाइन डजंट पासेस थ्रू द ओरिजिन देन इट इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के 3, आर स्क्वायर इटसेल्फ, आइडेंटिटी दैट इज 0 0, एंड अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन इज अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात एग्जाम्पल की करते हैं तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लो। चलो एक एग्जाम्पल में लेते हैं, दैट इज W इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट, and x plus y equal to 0, that is the equation of straight line, and this straight line passes through the origin, so it is a subspace of r square। तो आपको सिंपल कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में अगर आपका जैम का पेपर है, MSc किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर है, या नेट JRF का पेपर है, या हायर मैथमेटिक्स आपका CMI का पेपर है, या आपका टाइफर का पेपर, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर है, जहां पे भी हायर मैथमेटिक्स का पेपर है, और CSC में बस इसको सब्जेक्टिव करना होगा, अदरवाइज सब जगह ऑब्जेक्टिव में अगर करना है तो क्या चीज, एनी लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर 0 0 सेटिस्फाई करता है तो सब स्पेस है। तो एनी लाइन विच पासेस थ्रू 0 0 दैट इज ओरिजिन इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, एंड इफ डजंट पासेस थ्रू ओरिजिन सो इट इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर का सब स्पेस है क्योंकि ये ओरिजिन से पास करता है, दैट इज द सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी एग्जांपल को हम इसको ऐसे कर दें, W इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, this then it is not a सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर का सबस्पेस नहीं है क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन एक्स वाई प्लेन में, और ये लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास नहीं करता है। अगर ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो ये सबस्पेस नहीं होगा। तो सिंस दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, सिंस इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन एंड द लाइन डजंट पासेस थ्रू द ओरिजिन सो इट इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ आर स्क्वायर। ये आपका सबस्पेस नहीं है। तीसरा एग्जांपल ले सकते हो, थर्ड एग्जांपल, W इक्वल टू दैट इज x कामा y सच दैट एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर दैट इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो डायग्राम होता है ये आपका ऐसे लाइक दिस, या तो फर्स्ट और थर्ड में होगा या तो सेकेंड और फोर्थ में होगा, डिपेंड ऑन एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। देन आपका सेकेंड फोर्थ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर दैट लाई इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इट डजंट पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं करता है, इसलिए आपका सब स्पेस नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, राइट। पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, W इक्वल टू एक्स कामा वाई। अगर हम y इक्वल टू एक्स कर दिए, लाइन दिस इज द लाइन, ये y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिन से पास करता है इसलिए सब स्पेस होगा। लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर दें, दैट इज W इक्वल टू दिस इज x कामा y सच दैट y is greater than x, x comma y belongs to r square, such that y is greater than x, then it is not a subspace of r square। ये r square का subspace नहीं होगा क्योंकि ये आप अगर बात करते हैं तो y greater than x मतलब दिस लाइन इज y इक्वल टू x एंड दिस इज y ग्रेटर देन x। तो ये वाला आपका सिस्टम हो गया और ये ओरिजिन से पास नहीं करता है। तो y इक्वल टू x पे जितने पॉइंट होंगे तो सेटिस्फाई करेंगे, पास करेगा, लेकिन y ग्रेटर देन x वाला पार्ट ओरिजिन से पास नहीं करेगा। सो इट इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, दिस इज नॉट सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपका लेस कर दें y इज लेस देन x, देन इट अगेन नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। तो सिंपल अगर आर स्क्वायर का कोई क्वेश्चन देता है, ठीक है, राइट, तो आपको अगर बताना है कि सब स्पेस है कि नहीं आर स्क्वायर को, तो सिंपल देखो, क्योंकि आर स्क्वायर एक्स वाई प्लेन में होगा क्या, लाइन का इक्वेशन होगा, और अगर लाइन ओरिजिन से पास करता है तो सब स्पेस होगा, अगर पास नहीं करता सब स्पेस नहीं होगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर W आपका दिया हुआ है x कामा y such that x square plus y square equal to 1, that is the circle, and this circle doesn't pass through the origin like this, so it is not a subspace of R square, not a subspace of
आर स्क्वायर। तो सिंपल, बहुत सिंपल फंडा है कि आप सिंपल फंडा ये हो गया कि अगर आर स्क्वायर सब स्पेस डिफाइन करना है तो सीधे सीधे देखो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लाइन बनेगा, लाइन का इक्वेशन अगर जो भी दिया हुआ है अगर ओरिजिन से पास करता है तो सभी स्पेस होगा, नहीं पास करता है सभी स्पेस नहीं होगा। और एक चीज जो क्वाड्रेटिक, जैसे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका एक्स वाई इक्वल सी स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, आपका पॉलिनोमियल जो भी आपका क्वाड्रेटिक है, हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाइट्स कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा। व्हाइट्स कॉल्ड, हम इसको क्वाड्रेटिक अलजेब्रा बोल सकते थे, क्यूबिक अलजेब्रा बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको लीनियर अलजेब्रा ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लीनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं। ठीक है, कहीं भी क्वाड्रेटिक की बात नहीं करते, क्योंकि क्वाड्रेटिक सेटिस्फैक्शन की बात नहीं करते हैं। इट इज कंडीशन दैट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ लीनियरिटी, सो इट इज कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा। तो ये हो गया सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। तीसरा आता है एक और, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 3 पॉइंट होते हैं, दैट इज 3 से ही क्वेश्चन पूछता है और भी हम कर सकते हैं। सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, आर क्यूब के 4 सब स्पेस होते हैं। आर क्यूब की आपके 4 सब स्पेसेस होते हैं, राइट? कौन कौन से होते हैं? पॉइंट नंबर 1 W, दैट इज लाइक दिस identity 0 0 0 is a subspace of R cube. Point number 2, R cube itself is a subspace of R cube. ठीक है, and point number 3, what is point number 3? A plane which passes through origin, a plane which passes through origin is is a subspace ऑफ आर क्यूब। कोई भी प्लेन अगर ओरिजिन से पास करता है तो वो सब स्पेस होगा आर क्यूब का। एनी प्लेन विच passes through origin is a subspace of R cube, but if the plane doesn't passes through the origin, then it is not a subspace of R cube. And point number 4, any line which passes through origin is the subspace of R cube. Any line, right? What is line? R cube. When 2 plane taken together represents a line. जब 2 प्लेन को एक साथ लेते हैं तो एक लाइन को डिफाइन करता है। When 2 planes are taken together represents a line. ठीक, तो 2D में लाइन का इक्वेशन अलग होता है, 3D में लाइन का इक्वेशन अलग होता है। जैसे 3 डायमेंशनल आर क्यूब, तो 3D में अलग हो जाएगा, 2D में अलग हो जाएगा। हाँ, 2D में जैसा लाइन वर्क करता है 3D में वैसा ही प्लेन वर्क करता है, लेकिन 3D में लाइन व्हेन 2 प्लेन्स आर टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, इन सिमेट्रिकल फॉर्म इज x minus x1 by L equal to y minus y1 by M, z minus z1 by N, राइट? ये आपका लाइन का इक्वेशन होता है इन सिमेट्रिकल फॉर्म। व्हाट इज x1 y z1? x1 y1 z1 be any point on the line, and what is lmn? lmn is the direction cosine. अगर मेंशन है डायरेक्शन कोसाइन देन इट इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन कोसाइन। अगर मेंशन नहीं है तो इट इज डिफाइंड एज डायरेक्शन रेशियो। तो lmn अगर हम मेंशन कर देते हैं कि इट इज डायरेक्शन कोसाइन तो dc डिफाइन करेगा, और अगर मेंशन नहीं किए हुए तो lmn रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अब इस पे जो क्वेश्चन है ये 2 पॉइंट आपका, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसका एग्जांपल दे दें तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 1, W इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट 2x plus y plus 3z equal to 0. That is the equation of plane. Plane, what equation of plane? Any equation in first degree in x, y, z represents a plane. कोई भी अगर फर्स्ट डिग्री में इक्वेशन दिया हुआ है x, y, z के अंदर, that represents plane, और अगर x, y के अंदर दिया हुआ है तो ये लाइन हो जाएगा 2D में। तो ax plus by plus cz plus d equal to 0. That is equation of plane, right? Where what is ABC? ABC, that is the coefficient of x, y, z.
दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन का dr नहीं होता है, प्लेन के नॉर्मल जो लाइन होता है उसका dr रिप्रेजेंट्स करता है। तो ये तो बात की बात है, ज्योमेट्रिक बात है, अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की, राइट। तो दिस इज द प्लेन ax प्लस by प्लस सी प्लस डी के फॉर्म में किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर कोई प्लेन अगर ओरिजिन से पास करेगा तो वो सब स्पेस होगा, तो इट पासेस टू द ओरिजिन, सो इट इज अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। अगर सेकेंड एग्जांपल की बात करो, w इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट x plus y minus 3z equal to 1. This is again equation of plane, but this plane doesn't pass through origin, so it is not a subspace of this. Origin से पास नहीं करता है, इसलिए सबस्पेस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ले लो आप, पॉइंट नंबर 3, w इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट x1 plus x2 equal to 0, x2 minus x3 equal to 0, right? तो when two planes taken together, ये दो प्लेन हैं, और जब भी दो प्लेन को अगर एक साथ आप लिखते हो तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ प्लेन। इंडिविजुअली अलग अलग दोनों प्लेन हैं, लेकिन दोनों को अगर एक साथ लिख देंगे तो ये प्लेन नहीं रहकर क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा। तो क्या ये लाइन ओरिजिन से पास करता है? अगर ओरिजिन से पास करेगा तो सब स्पेस होगा आर क्यूब का, अगर पास नहीं करता है तो आर क्यूब का सब स्पेस नहीं होगा। तो आप सिंपल देखो, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x2 minus x3 0, this implies x1 equal to minus x2 and x2 equal to x3। इसको हम लिख सकते हैं x1 by minus 1 equal to x2 by 1 equal to x3 by 1, right? इसको लिख सकते हैं ऐसे। and which is an equation of line, which is an equation of line which passes origin, passes through origin 0 0 0, and therefore it is a subspace of r square, sorry r cube, subspace of r cube। आप लिख सकते हो x1 minus 0, x1 minus 0 upon minus 1 equal to x2 minus 0 upon 1 equal to x3 minus 0 upon 1। आप लिख सकते हो इसको। तो किससे पास कर रहा है? 0 0 0 से, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो सिंपल, a plane which passes through origin is a subspace of R cube, like this. A plane which doesn't passes through the origin is not a subspace of R cube. Second example. Third, a line which passes through origin, that is subspace of R cube. A line which doesn't passes through the origin, then it is not a subspace of R cube. जैसे अगर मैं देता x1 plus x2 plus 1 equal to 0 देते, तो ये origin से पास नहीं करता, इससे subspace नहीं होता, क्योंकि x1 minus 1, x1 plus 1 equal to minus x2 लिखते हैं, तो x1 plus 1 upon minus 1 equal to x2 upon 1, यहाँ पे x1 plus 1 आ जाता है, और जो origin से पास नहीं करता तो subspace नहीं होता। तो ये आपका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद समझने की कोशिश करिएगा कैसे करेंगे। अगर w इक्वल टू दे दिया, this belongs to r square such that 2x square plus y square minus z square equal to 0, क्या ये सब स्पेस है कि नहीं? राइट, मेरे अकॉर्डिंगली सब स्पेस नहीं है, आपके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है? आप खुद करिएगा और बताइएगा कि ये सब स्पेस है कि नहीं है। ये आपको डिस्कस करना है और ये करना है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप जरूर देखिएगा, फर्स्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक आप बिल्कुल मेरे साथ अटैच रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।